Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson we are going to talk about आइन। आज के सबक में हम आइन के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़ आइन, इसका अगर लफ्ज़ी मतलब हम देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब है वेंडरर, यानी आवारागर्द। अब देखिए आइन को आइन कहते क्यों, इसे वेंडरर आवारागर्द कहते ही क्यों हैं? तो इसकी रीज़न ये है कि जब कभी हम आयोनिक सब्सटेंस को एक एक्वस सोल्यूशन के अंदर डाल दें, आयोनिक सब्सटेंस को जब भी हम वाटर में डाल के उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाती है पॉजिटिव आइंस में और नेगेटिव आइंस में, और फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस इस एक्वस सोल्यूशन के अंदर रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल द आइन। सो हम आइन को आइन इसलिए कहते हैं कि ये रैंडमली मूव करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। आइन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कहती है कि भाई दोज स्पीशीज यानी ऐसी सब्सटेंसेस विच कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, उसे हम आइन कहते हैं। देखिए हम पीछे आइटम पढ़ के आ चुके हैं। आइटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट आइन जो है इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी सोडियम है, आपके पास मैग्नीशियम है Mg2+, आपके पास क्लोराइड आइन है O2- आइन, ऑल दीज आर आइंस। अब आइंस जो हैं इसकी दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव आइन एंड द सेकंड वी कॉल देम नेगेटिव आइन। नंबर 1 वी हैव पॉजिटिव आइन एंड नंबर 2 वी हैव नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइंस को हम कैटाइंस भी कहते हैं और नेगेटिव आइंस को हम एनाइंस भी कहते हैं। सो व्हाट आर द पॉजिटिव आइंस? पॉजिटिव आइंस या फिर कैटाइंस आर दोज स्पीशीज विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइंस ऐसी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब कैटाइंस को कैटाइंस और एनाइंस को एनाइंस क्यों कहते हैं? इसके लिए हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक बनाते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर मैंने एक एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है एक इलेक्ट्रोलाइट का, इसके अंदर मैंने NaCl फर्ज करें डाला हुआ है, NaCl इसके अंदर डाला हुआ है। तो जैसे ही हम इसके अंदर NaCl डालते हैं तो ये NaCl आयोनाइज होकर Na+ और Cl- आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Na+ और Cl- आइंस। इसके बाद फिर जब हम जो है देखें, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसका ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये इलेक्ट्रोड एक ये इलेक्ट्रोड। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसे हम कहते हैं कैथोड, जो मनफी चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के ऊपर क्या होता है कि भाई ये वाला टर्मिनल जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और ये इस टर्मिनल पे प्लस चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है कि भाई क्लोराइड आइंस जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो किस तरफ मूव करेगा? इट विल मूव टुवर्ड्स दिस एनोड, और एनोड की तरफ मूव करने की वजह से इसको हम एनाइन कहते हैं। एनोड का जो एन है वो लेके आगे हमने इसको एनाइन बना लिया, जबकि इसके अपोजिट सोडियम जो है ये कैथोड की तरफ मूव करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो चूँकि पॉजिटिव आइंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड की तरफ जाते हैं इसलिए इन्हें कैटाइंस कहते हैं, और एनोड्स जो कि एनाइंस जो कि एनोड की तरफ जाते हैं इसलिए इन्हें एनाइंस कहते हैं। So those species which carry the positive charge are called cations and those species which carry the negative charge are called anions। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक एटम के ऊपर आता ही कैसे है? कैसे एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है? देखें एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो फिर क्या होता है? पॉजिटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से बनता है। फर्ज करें हमारे पास जो है ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसके अंदर जो है 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें यानी तो क्या होगा? प्रोटॉन 10 की 10 रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 हो जाएंगे। सो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन से कैंसिल आउट हो गए और एक प्लस इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जो कि कैटाइन कहलाता है। दूसरी तरफ एनाइन क्या है?
एनाइन या फिर नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं? नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। जब एक एटम के अंदर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दाखिल किए जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आयन बनता है। अब नेगेटिव आयन जब एक एटम के अंदर ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। फर्ज करें एटम के अंदर पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के ऊपर अब 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतने के उतने ही रहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन द प्रोटॉन। जबकि इस केस में पॉजिटिव आयन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन जो है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैटाइन का बनना ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। देखें, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके लिए आप एक लफ्ज़ याद करें, ऑयल। ये एक लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ से आपको याद रहेगा कि भाई ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ से ऑक्सीडेशन, आई से इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैटाइन की फॉर्मेशन ऊपर मैंने बताया कि कैटाइन बनता कैसे है। कैटाइन बनता है बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। जबकि दूसरी तरफ नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है ये रिडक्शन है, क्योंकि नेगेटिव आयन बनता ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। जब एटम एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब नेगेटिव आयन बनता है, और नेगेटिव आयन का बनना एक रिडक्शन प्रोसेस होता है। इसको याद करने के लिए आपके पास लफ्ज़ है रिग। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये दो लफ्ज़ अब याद रखें, ऑयल एंड रिग। तो कभी भी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये मिक्स नहीं होगी। अगर हम साइज़ की बात करें तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन के फॉर्मेशन के दौरान जो साइज़ ऑफ पॉजिटिव आयन होता है, जब एक न्यूट्रल एटम से हम पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो पॉजिटिव आयन एटम का साइज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट एटम वो कम होता है। फ़र्ज़ करें ये जी आपके पास एक सोडियम एटम है। इसके अंदर जो है 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से स्टूडेंट सोडियम का पूरा एक वैलेंस शेल ही गायब हो जाता है। देखिए इसके अंदर 3 शेल हैं, इसके अंदर 2 शेल हैं। तो जब इसके अंदर शेल कम हो गए हैं तो शेल कम होने की वजह से साइज़ कम हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अनबैलेंस हो जाता है। इसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें प्रोटॉन तो 11 हैं बट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो प्रोटॉन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, जिससे जो है एटम का साइज़ डिक्रीज हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम एनाइन की बात करें तो एनाइन का साइज़ जो होता है वो बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। ऐसा क्यों होता है? फ़र्ज़ करें जी ये हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है। तो क्लोरीन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज़ क्यों बड़ा होता है? देखें ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज़ रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। इसके दरमियान में और जो पहले मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन होती है, और इस रिपल्शन की वजह से एटम का शेल जो है वो एक्सपेंड हो जाता है ताकि इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समा सके। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। वो पॉइंट है कि जी फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैटाइन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखें कैटाइन का फॉर्मेशन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप एक बात हमेशा याद रखें कि जब कभी दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब दो चीज़ों के बीच में रिपल्शन होगी तो फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस
एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, इसके लिए हमें एनर्जी क्यों देनी पड़ती है। देखिए इसके हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जबकि दूसरी तरफ जब एक नेगेटिव आयन एटम के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करते हैं, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो इस अट्रैक्शन की वजह से, मैंने बताया ना कि जब कभी अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास ओ नेगेटिव आयन बन जाता है, और इसके अंदर में -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम यूनी नेगेटिव आयन के अंदर जब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हैं तो फिर एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जब इसे ऐड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन और अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है, और इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होती है। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। अब क्या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस और मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इस केस के अंदर जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस। जबकि ऊपर वाले केस के अंदर क्या था, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम ओ नेगेटिव आयन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑलवेज एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो पॉजिटिव आयन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी रिलीज होती, एनर्जी देनी पड़ती है हमें, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होती है, और इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? क्योंकि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जबकि यूनी नेगेटिव आयन के अंदर जब हम एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि इस केस में रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट ओवर द अट्रैक्टिव फोर्सेज, सो दैट इज व्हाई एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं, आखिरी हमारा जो टर्म रह गई है वो है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसे आयंस, पॉली लफ्ज़ पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। सो ऐसे आयंस जो कि एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हों उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। आपके पास पॉजिटिव आयंस हैं और नेगेटिव आयंस। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आयंस जो हैं ये बहुत रेयर होते हैं। पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयंस आर वेरी रेयर, बहुत कम होते हैं, और नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनियम आयन है, कार्बोकैटायन है, एंड इन दिस केस दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस इज ROR। ROR इज ईथर, लेकिन जब इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयंस के अंदर आपके पास OH- है, हाइड्रोक्साइड आयन है, कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, एंड बाइकार्बोनेट आयन है। So students, this is it from today's lecture.